व्यवसाय अध्ययन की आज की क्लास में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। आज हम जानेंगे स्टैंडिंग प्लान यानी कि स्थायी योजनाएं क्या होती हैं। देखिए, वे सारी योजनाएं जो एक बार बनती हैं और नियमित रूप से उद्देश्य की पूर्ति होने तक लागू रहती हैं, यानी कि अप्लाई की जाती रहती हैं उसी बिजनेस में। ठीक है, जब तक आपको सफलता ना मिल जाए उस कार्य में जिसके लिए वो योजना बनाई गई है। एक बार इन्हें लागू किया जाएगा, लेकिन लंबे समय तक इनका प्रयोग होता रहेगा। इनके प्रकारों की अगर हम बात करें, टाइप्स ऑफ स्टैंडिंग प्लान, तो उसमें सबसे पहले आता है नियम यानी कि रूल्स। आप जानते हैं कि सारे के सारे प्लान्स में जो नियम हैं, जो रूल्स हैं, ये काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। नियम क्या होते हैं? ये अपने आप में एक पूर्व निर्णय होते हैं, यानी कि पहले लिया गया डिसीजन है। तो पहले अगर डिसीजन लेंगे, यानी कि भविष्य के बारे में आप कल्पना करेंगे कि कोई ख़ास अगर परिस्थिति होगी, अमुक माने कोई स्पेसिफिक अगर परिस्थिति यानी सिचुएशन बनती है, तो उसमें आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। इट मीन्स डूज एंड डोंट्स रिगार्डिंग एनी स्पेसिफिक सिचुएशंस आर स्पेसिफाइड अंडर रूल एज अ प्लान। ओके, तो जो रूल्स होते हैं वो कर्मचारियों को कार्य करने की दिशा प्रदान करते हैं, यानी कि डायरेक्शन देते हैं। और संस्था में उद्देश्यों की सफलता के लिए आपको नियमों को बहुत ही स्ट्रिक्टली फॉलो करना ही पड़ेगा। यहाँ संख्या हो गया है, इसको आप संस्था कर लीजिए। संस्था माने फर्म, यानी कि जिस भी बिजनेस में आप अकाउंटिंग कर रहे हैं या जिसका लेखा कर रहे हैं, उसकी हम बात कर रहे हैं। संस्था में जो उद्देश्य हैं, अगर आप चाहते हैं कि उनमें सफलता आपको मिले, तो जो नियम हैं उनको तो सख्ती से पालन कराना ही पड़ेगा। कुंट्ज और डोनेल नाम के जो विद्वान हैं, ये कहते हैं कि नियम वे योजनाएं हैं जो किसी आवश्यक क्रियाओं का मार्ग बताते हैं, यानी कि रास्ता बताते हैं, डायरेक्शन देते हैं। और इनका चयन यानी कि इनका सिलेक्शन आप जो करते हैं वो अन्य योजनाओं की तरह ही विभिन्न विकल्पों में से करते हैं। यानी कि ढेर सारी चीज़ें हैं नियम के तौर पे जिन्हें आप लागू कर सकते हैं, लेकिन उनमें से कुछ नियमों को आप सेलेक्ट करते हैं और उन्हें ही अपने यहाँ लागू करते हैं। नियम जो होते हैं ये प्रबंध की प्रक्रिया यानी मैनेजमेंट प्रोसेस को ईजी बनाते हैं, स्मूथ बनाते हैं और कार्यों में एक रूपता लाते हैं, यानी कि यूनिफॉर्मिटी। कार्य अगर यूनिफॉर्म होंगे ना, तो आप पाएंगे कि उसमें स्टैंडर्डाइजेशन यानी कि प्रमापीकरण हो सकेगा, यानी कि वो अच्छी गुणवत्ता के हो सकेंगे। तो रूल्स, ये जितने भी स्टैंडिंग प्लान होते हैं उनमें से पहला प्रकार है रूल। दूसरा है पद्धतियाँ यानी कि मेथड्स। पद्धतियाँ प्रतिदिन होने वाले कार्यों को व्यवस्थित रूप से क्रियान्वित करने के लिए बनाई जाती हैं। ध्यान से समझिएगा, रूल्स में ये होता है कि किसी स्पेसिफिक सिचुएशन में क्या करना है और क्या नहीं करना है। डूज और डोंट्स दिए गए होते हैं कुछ खास परिस्थितियों के, लेकिन यहाँ पर पद्धतियाँ यानी कि मेथड्स दिए गए होते हैं। जो डे टू डे एक्टिविटीज़ होंगी, उन्हें जो भी कंप्लीट हमें करना है, तो उनको कंप्लीट करने के कौन से मेथड हम चुनेंगे। ठीक है, ये पद्धतियों में आता है। प्रबंधक पहले से ही कार्य करने की पद्धति इसलिए भी बना लेता है ताकि कर्मचारियों के कार्यों में यूनिफॉर्मिटी बनी रहे और उन्हें एकरूपता यानी यूनिफॉर्मिटी, और उन्हें कार्य करने में कोई संदेह ना हो, कोई डाउट ना हो, बिल्कुल क्लियर है। पहले तो नियमों से ये क्लियर होगा कि डूज और डोंट्स क्या हैं, दूसरा कैसे करना है। डूज एंड डोंट्स बेसिकली फोकस करते हैं बच्चों कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। ये क्या पर फोकस करता है, वाट पर फोकस करता है। और पद्धतियाँ इस पे फोकस करती हैं कि कैसे करना है। ठीक है, पद्धतियाँ बेसिकली हाउ पर फोकस करता है, और जो रूल्स हैं वो व्हाट पर फोकस करता है। व्हाट इज़ टू बी डन, व्हाट इज़ नॉट टू बी डन इज़ समथिंग विच इज़ रिलेटेड टू रूल्स, एंड हाउ इट इज़ टू बी डन इज़ समथिंग विच इज़ रिलेटेड टू द मेथड्स। पद्धतियाँ, ठीक। तो पद्धतियाँ जो होती हैं वो कर्मचारियों में ये एकरूपता लाने के लिए और उन्हें कोई डाउट ना हो इसके लिए बना दी जाती हैं, तय कर दी जाती हैं। इन पद्धतियों के द्वारा आप प्रमापीकरण यानी कि स्टैंडर्डाइजेशन और सरलीकरण यानी कि कार्यों को ईजी बनाते हैं। इन तकनीकों को आप अपने यहाँ आसानी से लागू कर सकते हैं। अब सरलीकरण का मतलब क्या होगा? पहले आप हाथों से लिखते थे पत्र, अब आप कंप्यूटर से टाइप कर लेते हैं, तो ये सरलीकरण हो गया ना। लेकिन ये कैसे सरलीकरण हुआ? तकनीक के माध्यम से। तो एक उचित पद्धति का चयन धन और समय दोनों को बचा लेगा और आपकी एफिशिएंसी बढ़ा देगा, आपकी फर्म में कर्मचारियों की एफिशिएंसी बढ़ा देगा। इसके बाद में है जो थर्ड स्टैंडिंग प्लान का टाइप है वो है प्रक्रिया।
प्रोसीजर। देखिए, संस्था में दैनिक गतिविधियां जो होती हैं उनको करने का एक निश्चित सीक्वेंस होता है और वो पहले से ही तय होता है, यानी कि प्री डिटरमाइंड प्रोसेस के ज़रिए आप दैनिक गतिविधियों को पूरा करते हैं। ये जो प्री डिटर्मिनेशन है किसी भी काम को करने की सीक्वेंस का, दैट इज़ नोन एज प्रोसीजर। ये मैंने पहले भी आपको बताया है। सेट ऑफ एन ऑर्डरली सेट ऑफ some specific task to complete any to achieve any particular objective is known as procedure। ओके, तो कर्मचारी कार्य कब करेंगे, कैसे पूरा करेंगे, इसकी पूरी विधि प्रक्रिया बताती है, प्रोसेस बताती है। प्रक्रिया में पहले से निर्धारित चरण होंगे, स्टेजेस होंगे, प्री डिटरमाइंड स्टेजेस होंगे, उनको आपको फॉलो करना रहेगा। कार्यविधि को एक व्यवस्थित तरीके के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। मतलब कार्यविधि और कुछ नहीं है, दिस इज जस्ट अ सिस्टमेटिक मेथड। ओके, ऐसा मेथड जिससे आप कार्यकलाप को पूरा कर पाते हैं। कार्यकलाप यानी कि पूरी एक्टिविटी को आप पूरा कर पाते हैं। एक उदाहरण से समझिए, एक नया व्यवसाय स्थापित करने की विभिन्न प्रक्रिया है। जैसे पहले आप योजना बनाते हैं, फिर संसाधनों को इकट्ठा करते हैं, वित्त की व्यवस्था करते हैं यानी कि फाइनेंस की व्यवस्था करते हैं। संसाधनों का मतलब है ह्यूमन रिसोर्सेज एज वेल एज फिजिकल रिसोर्सेज यानी भौतिक संसाधन। सारी कागजी कार्रवाई पूरा करते हैं यानी कि लीगल जो फॉर्मेलिटीज़ होती है, और फिर बिजनेस की स्थापना करते हैं। अब आप सोचें कि पहले बिजनेस की स्थापना कर लेंगे और बाकी सारे काम बाद में करेंगे, सो दिस इज़ नॉट पॉसिबल। ध्यान रखिएगा, इनके सीक्वेंस में ही होगा। सबसे पहले योजना बनाएंगे, संसाधनों को इकट्ठा करेंगे, देन यू विल गो टू द बैंक and you will try to have some you will try to get some finance and then जितनी लीगल फॉर्मेलिटीज़ हैं वो पूरी करनी होंगी और फिर आप बिजनेस को स्थापित कर पाएंगे। चौथा जो सबसे महत्वपूर्ण स्टैंडिंग प्लान है बच्चों, वो है पॉलिसीज़ यानी कि नीतियाँ। संस्था के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए ही नीतियाँ बनाई जाती हैं। ये तो क्लियर है, ये सारे प्लान संस्था के उद्देश्यों के लिए ही हैं, नीतियाँ भी हैं। भविष्य में आने वाली जो समस्याएं हैं उनके समाधान के लिए संस्था में पहले से ही आप नीतियाँ बना लेते हैं। यानी कि अगर ऐसी समस्या आएगी तो हम उसे कैसे निपटेंगे, ये हम पहले से ही तय कर लेते हैं। और नीतियाँ मैं आपको बता दूं कि हर स्तर पर बनाई जाती है, क्योंकि हर स्तर पर प्रबंधकों को एक परिस्थिति का सामना करना पड़ेगा और उसको सामना करने के जो ढंग हैं वो पहले से ही निश्चित करने होंगे। यही नीति कहलाती है। नीतियाँ सामान्यतः लक्ष्य प्राप्ति में प्रबंधकों का मार्गदर्शन करते हैं और ऐसे ही मार्गदर्शन करने वाले एक तरह के सैद्धांतिक कथन होते हैं। ठीक है, कि हम इस क्षेत्र में ये करेंगे। ये एक अच्छा सेंटेंस है कि नीतियाँ सामान्य लक्ष्य की प्राप्ति में प्रबंधकों का मार्गदर्शन करने वाले सैद्धांतिक कथन होते हैं, यानी कि थ्योरेटिकल स्टेटमेंट होते हैं। और नीतियाँ उस क्षेत्र को सीमित कर देती है जिस पर निर्णय लेना है। मतलब नीतियाँ जो होती हैं वो बता देती हैं कि आप इस लिमिट के बाहर नहीं जा सकते। ठीक है, साथ ही इस बात को भी सुनिश्चित कर देते हैं कि जो निर्णय आपका होगा वो सुसंगत होगा। जैसे आपने एक बड़ा पॉपुलर सेंटेंस सुना है, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, इज़ द बेस्ट पॉलिसी। ओके, ऑनेस्टी एक बेस्ट पॉलिसी है। अब आपने ये जो सुना है बच्चों, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ऑनेस्टी ये बता रही है कि आपको क्या क्या नहीं करना है, यानी कि आपको घूस नहीं देनी है, नहीं लेनी है, आपको कोई करप्शन नहीं करना है, ना होने देना है। यानी कि इस नीति ने आपके काम करने की लिमिटेशंस तय कर दी कि आप क्या नहीं कर सकते, किस लिमिट के बाहर नहीं जा सकते, आप ईमानदारी की लिमिट के बाहर नहीं जा सकते। तो नीतियाँ दरअसल आपके क्षेत्र को सीमित करती हैं जिन पर आपको निर्णय लेना है, और ये नीतियाँ यह भी तय कर देती हैं कि जो निर्णय होगा वो सुसंगत होगा, यानी कि पूरी तरह से लॉजिकल होगा। इस चैप्टर में जो टेक्स्ट था, जो सब्जेक्ट मैटर था, इसका ये यहीं पे पूरा होता है। चैप्टर के अंत में आप देखेंगे बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। इनके उत्तरों को देखे बिना आप अगर चाहते हैं कि सही सही जवाब दे सकें तो आपसे रिक्वेस्ट है कि एक बार फिर से पूरा चैप्टर जो है शुरुआत से लेकर के अंत तक एक रीडिंग कीजिए। पहले अच्छे से समझते हुए अर्थ, परिभाषा, विशेषताएं,
महत्व, फिर सीमाएं, ये सब अच्छे से पढ़ते हुए फिर आप देखिए कि इसकी प्रोसेस क्या है, नियोजन की प्रक्रिया क्या है, और नियोजन की प्रक्रिया के बाद नियोजन के प्रकार जिसमें सिंगल यूज़ प्लान है और फिर है स्टैंडिंग प्लान यानी स्थायी योजना जो आज हमने पढ़ी। इतना सब कुछ पढ़ लेंगे तब आप पाएंगे कि हर प्रश्न का आप ठीक ठीक जवाब दे पा रहे हैं। जैसे प्रबंधन के उस कार्य का नाम बताइए जिससे उद्देश्यों को निर्धारित करना और इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए उचित पाठ्यक्रम विकसित करना शामिल होता है। तो ये जवाब आपको मुझे पता है कि आपको पता है, इसीलिए मैं इस पर कोई भी टिप्पणी नहीं करने वाला। अगर आपको ये जवाब पता है तो जिस समय आप इसे देख रहे हैं तुरंत कमेंट बॉक्स में सही जवाब लिखिए, ठीक है। दूसरा जो प्रश्न नंबर 2 है, 3 है, 4 हैं, 5 हैं, जितने भी हैं इन सारे प्रश्नों पे पेंसिल लीजिए और टिक करिए अपनी बुक पे, और उसके बाद में नीचे दिए गए जो 20 प्रश्न यहाँ दिए गए उत्तरमाला में दिए गए उत्तरों से मिलाइए और देखिए, बताइए कि आपके कितने प्रश्न सही हुए। आपके जितने प्रश्न सही हुए हैं वो कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि सर मैंने इतने प्रश्न सही किए। बच्चों, जो भी प्रश्न आपके गलत हुए हैं उनको आप अपने नोट्स में शामिल करें, ठीक है, क्योंकि वह प्रश्न हैं जो आगे भी गलत हो सकते हैं, और जो पूरी तरह से सही हैं, जो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आपने जवाब दिया था, ध्यान रखिएगा 1 से लेकर 20 तक के प्रश्न जो आपको पूरी तरह से आते हैं केवल उन्हें ही अटेम्प्ट कीजिए, तुक्का नहीं लगाना है। जो पूरी तरह से आते हैं केवल उन्हें अटेम्प्ट कीजिए, पहला काम। और उसके बाद में जो उसमें से गलत हो गए हैं उन्हें आपको अपनी नोटबुक में लिख लेना है। जो प्रश्न आप जिनके बारे में श्योर नहीं थे उन्हें भी आपको अपने नोट का हिस्सा बनाना है बहुविकल्पी प्रश्नों का। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुविकल्पी प्रश्न भी आएंगे। उसके बाद में चैप्टर के आखिर में अति लघुत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं। यहाँ से प्रश्न उत्तर पढ़ के आपको ये पता चलेगा कि किसी प्रश्न के जवाब को अगर अति लघुत्तरीय उत्तर देना है, अति लघुत्तरीय अगर जो है आपको लिखना है तो आप कितना और कैसे कैसे कम से कम में लिख पाते हैं। तो नियोजन क्या है, भविष्य में क्या किया जाना चाहिए, इसकी योजना पहले से ही तय करना नियोजन है। अब देखिए कितना छोटा सा सेंटेंस है। क्या आपको लगता है कि नियोजन क्या है अगर आपसे पूछा जाता तो इतने कम शब्दों में आप बता पाते? लेकिन अब आप बता सकते हैं जब आपने इसे यहाँ से पढ़ लिया है। तो इसीलिए अति लघुत्तरीय प्रश्न 1 से लेकर के नीचे तक जितने दिए गए हैं सबको अच्छे से पढ़ना है। 2, 3, 10 बार पढ़ लीजिए, 20 बार पढ़ लीजिए और आप पाएंगे कि अपने आप याद हो जाएगा, क्योंकि रिवीजन ही लर्निंग का बेस्ट तरीका है। हर बार रिवाइज करिए। आज पढ़िए, आज से 3 बार फिर पढ़िए, फिर सप्ताह भर बाद पढ़ लीजिए, फिर 1 महीने बाद पढ़ लीजिए, 4 बार रिवीजन कर लीजिए। कुछ करना ही नहीं पड़ेगा याद करने के लिए, याद हो जाएगा अपने आप, गारंटीड। करके देख लीजिए। लघुत्तरीय प्रश्न अगर शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है तो उसे कैसे आंसर करेंगे? 3 से 4 लाइनों में आप देखिए, आपकी कॉपी पे ये 5 से 6 लाइनें हो जाएंगी। नियोजन से क्या तात्पर्य है, बात वही थी और बात यही है। और यहाँ पर आप देखिए कि कुछ चीज़ें बढ़ा दी गई हैं। तो आप देखिए जैसे ही कोई प्रश्न पूछा जाता है नियोजन क्या है, तो अगर अति लघुत्तरीय था तो 1 लाइन में आपने 1 लाइन में उसका उत्तर दिया। लेकिन जैसे ही ये लघुत्तरीय प्रश्न हुआ तो आप देखिए ये 4 लाइनों में उत्तर इसका दिया गया है, ठीक है। हम जनरली क्या करते हैं गलती कि प्रश्न एक है, वो चाहे अति लघुत्तरीय में पूछा गया हो या लघुत्तरीय में पूछा गया हो, हम उतना ही मैटर लिखते हैं और इसीलिए हमें नंबर अच्छे नहीं मिलते। तो ध्यान रखिएगा कि लघुत्तरीय प्रश्नों में कितना लिखना है, कैसे लिखना है। अगर ये जांचना है तो ऊपर जो आपने अति लघुत्तरीय के उत्तर देखे हैं और नीचे के जो आप उत्तर देख रहे हैं, दोनों में तुलना कीजिए, देखिए, सीखिए, थोड़ा सा एनालिसिस कीजिए कि वहाँ क्या लिखा उसी प्रश्न के उत्तर में और यहाँ क्या लिखा। दोनों में पहला प्रश्न सेम था, नियोजन क्या है, यहाँ पे 4 लाइनें हैं, वहाँ 1 लाइन थी। ऐसे ही बाकी सारे प्रश्नों के उत्तर पढ़ें और उनसे रेडीमेड आंसर्स तैयार कर जो है कैसे लिखे जा सकते हैं ये आप अच्छे से सीख लें। उसके बाद में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हैं बच्चों, इनके उत्तर आपको किताब में मिलेंगे। अगर इनमें से कोई भी ऐसा प्रश्न है जिसका उत्तर आपको लगता है आपको नहीं आता तो आपको मुझसे पूछना है हर हाल में, ठीक है। मैं आपको उसे एक्सप्लेन कर दूंगा कि आपको उसे कैसे लिखना है। फिर कुछ केस स्टडीज़ आती हैं। मैं आपको ये भी बता दूं कि सीबीएसई में केस स्टडीज़ बहुत आती रही हैं, क्योंकि आप पहली बार सीबीएसई बोर्ड के पैटर्न पर ये सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि केसेस बहुत पूछे जाते हैं और इनके उत्तर आप दे तभी पाएंगे जब आपने चैप्टर्स को अच्छे से समझ लिया होगा। यहाँ रटने वाली विधा काम नहीं करेगी। और यहाँ तक कि केसेस जो है सीबीएसई में बच्चों 40% तक आए हैं, 60% तक आपके क्वेश्चंस और
40% केस स्टडीज़। तो कैसे आप इसका जवाब दे सकेंगे, ये आपको समझना है। जैसे एक जूता बनाने वाली कंपनी मार्केट का लीडर बनना चाहती है, यानी वो चाहती है कि वो सारी कंपनियों का लीडर बन जाए, नेतृत्व करे, यानी सबसे आगे हो। तो इसके लिए उसे एक विस्तृत योजना की आवश्यकता पड़ेगी। फर्म द्वारा उठाया गया पहला कदम है कि बाज़ार में अधिकतम जूते बेचने के लिए 3 महीने की अवधि के लिए लक्ष्य निर्धारित उसे करना है। उसने कहा कि 2.5 लाख उसका लक्ष्य होगा। टीम कोई गलती नहीं करना चाहती है, इसलिए वे उचित योजना बनाने का निर्णय भी लेते हैं। वे वैकल्पिक योजनाओं को चाक चौबंद करने का निर्णय लेते हैं, यानी कि जितने भी वैकल्पिक योजनाएं हैं उनको बिल्कुल पूरी तरह से सुदृढ़ बनाने का निर्णय लेते हैं, ताकि वे सर्वोत्तम और संभव योजना तक पहुंच सकें। हालांकि टीम जो है संदेह से अभी भी घिरी है। संदेह को दूर करने के लिए कंपनी से एक सदस्य सबसे अधिक लाभदायक होने की योजनाओं को पहचानने के लिए जाता है और पहचानी गई योजना को पूरे संगठन और संबंधित व्यक्तियों के पास ले जाया जाता है। अंततः इसे ही अमल में लाया जाता है। परिणामों की बहुत परवाह किए बिना कंपनी एक साथ दूसरे प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू कर देती है। उपरोक्त मामले में संगठन द्वारा लागू की गई नियोजन की प्रक्रिया के चरणों की आपको पहचान करिए। तो इसमें जो चरण लागू होंगे वो कौन कौन से होंगे? सबसे पहले कंपनी ने अपने उद्देश्यों का निर्धारण किया, फिर उसने विकल्पों की खोज की, फिर एक व्यक्ति विकल्पों का मूल्यांकन करने गया, फिर उसने सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चयन कर लिया, फिर योजना का कार्यान्वयन कर दिया गया। यही हैं जो चरण जिन्होंने कहा है कि आप चरणों की पहचान कीजिए। तो चरणों का कर लिया। अब उद्देश्यों के निर्धारण में उन्होंने क्या उद्देश्य तय किया? 2.5 लाख रुपये तक का। विभिन्न विकल्पों की खोज के लिए उन्होंने एक व्यक्ति को भेजा, मूल्यांकन भी उससे कराया और उसने बताया कि ये सर्वश्रेष्ठ विकल्प है, और उसके बाद में उसे चुन लिया गया। इस तरह के आपको आंसर लिखने रहेंगे बच्चों। देखिए आंसर तो वही है कि नियोजन के कौन कौन से चरण होते हैं, लेकिन क्वेश्चन पूछने का तरीका बदल गया। तो इसी तरह से इसमें जितने केसेस दिए गए हैं सारे केसेस को अच्छे से पढ़ लीजिए ध्यान से। और अगर आपको किसी केस में कोई उत्तर जो दिया गया है वो लगता है ठीक ठीक नहीं है, तो आप प्लीज़ मुझसे डिस्कस कीजिए, मैं आपको उसे समझाऊंगा। कहीं पर भी किसी भी केस में अगर कोई समस्या है तो प्लीज़ पूछेंगे। एनसीईआरटी से संबंधित कुछ लघुत्तरीय प्रश्न और उनके उत्तर यहाँ दिए गए हैं, दीर्घोत्तरीय प्रश्न भी दिए गए हैं। इन्हें आपको अच्छे से पढ़ लेना है एक एक चीज़, और जो नहीं समझ में आएगी वो मुझसे पूछना है बिना किसी संकोच के। तो प्लीज़ इतना करिए, और मुझे लगता है कि अगर आप इतना कर लेंगे तो ये चैप्टर अच्छे से आपको समझ में आ ही जाएगा, इसमें कोई दो राय ही नहीं है। तो आपके कमेंट्स की मैं प्रतीक्षा करूँगा, और आपके सवालों को उत्तर देना मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।